दशकों से ना मतलब हमेशा से हम सब के लिए यही माना जाता रहा है कि भारत की ऊर्जा और व्यापार का मुख्य दरवाजा स्वेज नहर से होकर गुजरता है। ऐसा ही लगता था। है ना? लेकिन आज के इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो जो वाकई हैरान कर देने वाला है। क्या हो अगर हमारी असली कूटनीतिक जीत उस रास्ते में छिपी हो जिसे पश्चिमी दुनिया ने नक्शे से मिटाने की पूरी कोशिश की थी? बिल्कुल। और इस विशेष विश्लेषण में हमारा मिशन यही है कि हम भारत और ईरान के रिश्तों की असली गहराई को समझें। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं, जो बेहतरीन रणनीतिक दस्तावेज हैं, वो साफ बताते हैं कि ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है। ये असल में एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और अगर इसे समझना है तो इसे शतरंज के एक बड़े और बहुत ही जटिल ग्लोबल गेम की तरह देखना होगा। एकदम सही कहा आपने। मतलब एक ऐसी बिसात जहां हर बंदर का, हर नई सड़क का असर पूरी दुनिया के भविष्य पर पड़ता है। इसीलिए भारत की विदेश नीति को अगर सही मायनों में डिकोड करना है तो ईरान की अहमियत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ईरान केवल मध्य पूर्व का कोई आम देश नहीं है। अच्छा। जी, ये एक ऐसा रणनीतिक चौराहा है जहां से होकर विश्व की अगली महाशक्तियों के व्यापारिक मार्ग गुजरने वाले हैं। तो अगर हम वर्तमान की इस शतरंज की बिसात को समझें तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये रिश्ता आखिर शुरू कहाँ से हुआ। मतलब क्या ये हाल ही की बात है? नहीं, ये कोई 10 या 20 साल पुरानी बात नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो ये सदियों पुराना एक बहुत गहरा सभ्यतागत संपर्क है। वाह, मतलब इतिहास में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम पुराने व्यापारिक मार्गों की बात करें जिन्हें सिल्क रूट कहते थे, तो भारत और ईरान हमेशा जुड़े रहे हैं। संस्कृत और पुरानी फारसी भाषा में गजब की समानताएं हैं। आर्यन जैसे शब्दों का मूल ये साबित करता है कि ये रिश्ता कितना पुराना है। ये तो बहुत ही रोचक आधार है। लेकिन अगर हम आधुनिक कालखंड में आए जहां अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, तो ये दोस्ती तो पूरी तरह से कच्चे तेल पर टिकी थी ना? हाँ, आधुनिक दौर में कच्चा तेल ही इस रिश्ते की धुरी था। एक समय था जब ईरान भारत को तेल सप्लाई करने वाले टॉप 3 देशों में मजबूती से बना हुआ था। और सिर्फ सप्लाई ही नहीं, हमारे स्रोतों के मुताबिक तो ईरान भारत को एक बेहतरीन क्रेडिट फैसिलिटी भी देता था। एकदम सही। ईरान तेल के पेमेंट के लिए अतिरिक्त समय देता था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अचानक दबाव नहीं पड़ता था। बिल्कुल। और तो और भौगोलिक नजदीकी के कारण समुद्री जहाजों से तेल लाने में शिपिंग कॉस्ट भी बहुत कम आती थी। तो फिर एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर कच्चे तेल को लेकर सब कुछ इतना परफेक्ट था, शिपिंग भी सस्ती थी और उधारी भी मिल रही थी, तो फिर अचानक ये रिश्ता पटरी से क्यों उतर गया? इसका जवाब दोनों देशों के अंदरूनी मामलों में नहीं है। ये रिश्ता एक बाहरी झटके की वजह से प्रभावित हुआ था। मतलब कहानी में किसी तीसरे देश की एंट्री हुई? जी हाँ, और कहानी में ये ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। साल 2018 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक ईरान परमाणु समझौते से, जिसे JCPOA कहते हैं, बिल्कुल वही, उससे खुद को अलग करते ही अमेरिका ने ईरान पर बहुत ही सख्त US सैंक्शंस लगा दिए। बाप रे! और उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा? असर पड़ना ही था। अमेरिका ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम है CATSA, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ओहो, तो मतलब अगर कोई देश ईरान के साथ डॉलर में व्यापार करेगा तो अमेरिका उस देश के बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा देगा। एकदम सही। इस भारी सैंक्शंस के माहौल में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को भी बचाना था। तो मजबूरी में ईरान से तेल का आयात भारी मात्रा में कम करना पड़ा। लेकिन एक बात बताइए, भारत तो एक स्वतंत्र देश है ना? बिल्कुल है। तो क्या अमेरिका के दबाव में आकर तेल खरीदना बंद कर देने से ईरान को बुरा नहीं लगा होगा? क्या वैश्विक स्तर पर इससे हमारी विदेश नीति कमजोर नहीं दिखी? सतह से देखने पर यह किसी कूटनीतिक हार या कमजोरी जैसा लग सकता है, लेकिन जो लोग इस खेल को समझते हैं वो जानते हैं कि यहीं से भारत की विदेश नीति का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। अच्छा, वो कैसे? हमने तो तेल व्यापार कम कर दिया था। हमने एक कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि हालात का बारीकी से आकलन करके अपना फोकस ही बदल दिया। मतलब तेल की जगह कुछ और? बिल्कुल। भारत ने ईरान को अपनी मजबूरी समझाई और ध्यान कनेक्टिविटी पर शिफ्ट कर दिया, और यहीं से एंट्री होती है चाबहार पोर्ट की। वाओ! लेकिन सुनने वालों के लिए अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो ये चाबहार पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर भारत को जमीन के रास्ते अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जाना हो
तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। और पाकिस्तान तो कभी हमें रास्ता देता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऊपर से चीन पाकिस्तान में भारी निवेश करके ग्वादर पोर्ट बना रहा है। उसे काउंटर करने के लिए ये बहुत जरूरी था। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, जैसे आपके घर के सामने वाले पड़ोसी ने आपका मुख्य दरवाजा ब्लॉक कर दिया। हाँ, एक तरह से घेराबंदी। तो आपने घर के पीछे वाले पड़ोसी के साथ मिलकर एक शानदार प्राइवेट हाईवे ही बना डाला। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। भारत ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया और ये नया रास्ता यानी चाबहार पोर्ट चीन के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर ईरान में है। मतलब हमने बहुत ही करीब से जवाब दिया, और शायद हमने वहां भारी इन्वेस्टमेंट करके 10 साल का लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट भी साइन किया है ना। एकदम सही। और भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान के अंदर जरांज दिलाराम हाईवे भी बनाया है, जो सीधे चाबहार के रूट से जुड़ता है। तो ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं रहा, ये तो हमारे लिए गोल्डन गेट बन गया है। और आपको बता दूं, आपकी जो प्राइवेट हाईवे वाली एनालॉजी थी ना, वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। असली गेम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सच में? इससे भी बड़ा गेम चल रहा है? जी हाँ। चाबहार तो सिर्फ एक एंट्री गेट है। असली गेम है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओहो, INSTC। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र बहुत गहराई से किया गया है। ये कोई 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है ना? बिल्कुल। ये एक मल्टी मोड नेटवर्क है जिसमें समुद्री जहाज, रेल और सड़क तीनों का इस्तेमाल होता है। तो इसका रूट कैसे काम करता है? मतलब माल कैसे जाता है? ये रूट भारत के मुंबई से शुरू होकर ईरान पहुंचता है, फिर वहां से अजरबैजान के बाकू होते हुए सीधे रूस और यूरोप तक जाता है। वाओ, मतलब ये स्वेज नहर वाले उस लंबे और पुराने रास्ते का चक्कर ही खत्म कर देगा। एकदम सही। इससे यूरोप तक माल पहुंचाने में लगभग 30 से 40% तक का समय और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। ये तो एक तरह से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारत का अपना सीधा जवाब है। बिल्कुल, ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर कदम है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही गंभीर सवाल है। 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क और इतने सारे देशों के बीच से गुजरना, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। आपकी चिंता वाजिब है ना? मतलब क्या प्रैक्टिकली ये इतना आसान है? क्या इस पूरी योजना में कोई बड़े खतरे या चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, वहां चीन भी तो चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा, जब ईरान की इकोनॉमी प्रतिबंधों से डूब रही थी, तब चीन ने एक बहुत बड़ा दांव चला था। हाँ, चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन की 25 साल लंबी डील साइन कर ली थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि चीन को सस्ता तेल मिलेगा और वो ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर चाबहार के पास चीन का प्रभाव बढ़ गया, तो ये हमारे हितों को सीधा नुकसान पहुंचाएगा। एक और बात जो इस समीकरण को पेचीदा बनाती है, वो है इजराइल और ईरान का रिश्ता। दोनों कट्टर दुश्मन हैं, तो भारत इन दोनों के साथ एक ही समय में कैसे संबंध निभा रहा है? यहीं पर भारत की विदेश नीति की सबसे परिपक्व सोच नजर आती है। कूटनीति की भाषा में इसे कहते हैं डी-हाइफेनेशन पॉलिसी। डी-हाइफेनेशन मतलब सामरिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? बिल्कुल। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे संबंध इजराइल के साथ डिफेंस और एग्रीकल्चर में मजबूत रहेंगे और ईरान के साथ एनर्जी और कनेक्टिविटी में। मतलब हम किसी एक के चश्मे से दूसरे को नहीं देखेंगे। ये तो पूरी तरह से नेशन फर्स्ट का स्टैंड हुआ ना? एकदम सही। भारत किसी खेमे का अंधा अनुयायी नहीं है और इसी नीति के तहत ईरान अब शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है, जहां भारत भी एक बहुत प्रभावशाली हिस्सा है। जी। और दोनों मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज के एकाधिकार को काउंटर करते हुए एक मल्टीपोलर दुनिया बना रहे हैं। तो अगर आज के इन तमाम स्रोतों और इस पूरी चर्चा का सारांश निकाला जाए, तो ये साफ है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, यूरेशिया तक पहुंचने की इकलौती चाबी है। बिल्कुल। लेकिन आगे का रास्ता भारत के लिए एक टाइटरोप वॉक यानी रस्सी पर चलने जैसा है। हाँ, क्योंकि हमें चाबहार पोर्ट का काम बहुत तेजी से पूरा करना होगा ताकि चीन को पीछे छोड़ा जा सके। और साथ ही अमेरिका को यह विश्वास दिलाना होगा कि चाबहार सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के विकास के लिए भी जरूरी है। सही बात है। भारत किसी भी कीमत पर उस चाबी को हाथ से फिसलने नहीं दे सकता। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। क्या आने वाले समय में चीन का ग्वादर पोर्ट हमारे सामरिक चाबहार पोर्ट पर भारी पड़ेगा, या फिर भारत अपनी अचूक चालों से चीन को उसी के बिछाए हुए ग्लोबल गेम में मात दे देगा?
वाओ, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। अगर आपको पवन द ब्रेन ब्रीज का ये मास्टर क्लास विश्लेषण पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक करें, इसे शेयर करें और पवन द ब्रेन ब्रीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ नॉलेज की हवा हमेशा बहती रहती है।